हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में जो है हम लोग जो बाल विकास के प्रश्नों को कर रहे थे, जो अब तक जो है 25 प्रश्न कर चुके हैं। अब जो है हम लोग 26 से शुरू करेंगे। इसमें जो 26वां प्रश्न है वो है संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है समूह कारक सिद्धांत, इसके बाद है प्रतिदर्श सिद्धांत, फिर तीसरा है गिलफोर्ड का सिद्धांत, चौथा है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है वो है गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड का ही सिद्धांत जो है संज्ञान बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। अब हम लोग जो है इसका व्याख्या देखते हैं। तो गिलफोर्ड का सिद्धांत जो है, गिलफोर्ड ने जो है 1907 में जो है का विचार जो है बुद्धि के सभी तत्वों का 3 विमाओं में जो है सुसंगठित किया जा सकता है। ये 3 विमाएं यानी कि डायमेंशन जिसको कहते हैं वो क्या क्या है? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। ये भी याद रखिएगा कि गिलफोर्ड की जो है विमाएं कौन कौन सी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 8 वर्ष के सुधीर का जो है मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? और एक लड़का है जो कि सुधीर नाम का है, उसकी मानसिक आयु जो है वो है 10 वर्ष, तो उसका IQ क्या होगा? ऑप्शंस है 100, दूसरा ऑप्शन है 80, तीसरा है 110, चौथा है 125। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 125, यानी कि मानसिक आयु जो है 10, 100, 125, वास्तविक आयु 8 से है। इसीलिए जो है इसका जो मतलब मानसिक आयु अगर 10 वर्ष है तो इसकी IQ कितना होगा? 125। ये देखिए एक तरह का जो है ये जो बुद्धि लब्धि से जो प्रश्नों को पूछा जाता है, ये जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के जो है अलग अलग राय है। इसलिए खास करके आप जो है उन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो तैयार किया जाता है चार्ट, उसको याद रखिए, ज़्यादा बेटर है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? इसका जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है हाइपोपोटोलिस सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत, तीसरा है सभ्यता सिद्धांत, चौथा है अभिप्रेरण सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है वो है जेम्स लैंग सिद्धांत। ये जो है संवेग का जो सिद्धांत दिया गया था उसमें से विचार जो था वो संवेगात्मक तथा अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर जो आधारित था वो था जेम्स का लैंगिक या फिर लैंग सिद्धांत। इसका जो एक्सप्लेनेशंस है कि जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार जो है पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है, तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण के लिए जो है यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता है, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति लिखा गया है, ये होगा व्यक्ति। अगर व्यक्ति जो है बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता है तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होगा, यानी कि वो देख लेता है, अगर नहीं भाग रहा यानी कि उसके अंदर में डर नहीं है। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जैसा जो है जेम्स लैंग का सिद्धांत यही कहता है, यानी कि किसी चीज के प्रति जो है संवेग का उत्पन्न होना। डर क्या है? एक संवेग है। अगर वो उत्पन्न हो रहा है तो संवेगात्मक अनुभूति जो होगा संवेगात्मक व्यवहार होगा, यानी कि देखने के साथ जैसे बाघ को कोई देख ले और जैसे इसमें संवेग डर आ जाए तो वो क्या होगा? वो भाग जाएगा। तो वही चीज कह रहा है कि संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार के साथ में। अगला प्रश्न है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? तो इसका जो ऑप्शन है कुंठा, द्वंद्व, चिंता और तनाव। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है कुंठा, यानी किसी का जो है इच्छा है या आवश्यकता है, अगर वो नहीं हो पा रहा तो उसमें क्या होता है? वो कुंठित हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि कुंठा जो है मैकडूगल्स के द्वारा जो है 14 संवेग बताए गए हैं। किसी इच्छा की पूर्ति ना होना कुंठा संवेग की जो है उत्पत्ति होती है। इन संवेगों के बारे में जो है आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं, जो मेरे चाइल्ड साइकोलॉजी की जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद 30वां प्रश्न है कि कोलबर्ग का जो सिद्धांत है निम्न में से
किस विकास से संबंधित है? तो ऑप्शंस है सामाजिक विकास, दूसरा ऑप्शन है भाषा विकास, तीसरा ऑप्शन है नैतिक विकास, चौथा ऑप्शन है शारीरिक विकास। तो इसका जो सही आंसर है वो है नैतिक विकास। कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो किस विकास से संबंधित है? तो वो जो है नैतिक विकास से संबंधित है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि नैतिक विकास जो है कोलबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज से अपने संबंधों के बारे में व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर बल दिया है। कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समानांतर चलता है, परंतु उसके लिए शर्त जो है आवश्यक नहीं है, आवश्यक शर्त जो है इसमें नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो किस श्रेणी में आता है? तो इसका जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारात्मक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है व्यवहारात्मक सिद्धांत, यानी कि व्यवहार से संबंधित जो सिद्धांत था वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है व्यवहारात्मक सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी भी थे, अतः उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। थॉर्नडाइक ने जो है प्रयास एवं त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत दिया था, जिसका प्रयोग जो है बिल्ली पर किया गया था। इसमें इन्होंने बताया था कि किस तरह से जो है बिल्ली का जो है प्रयोग किया गया था। उसमें जो है ट्रायल और एरर मेथड जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें जो है मतलब बार बार कोशिश करने पर जो है किस तरह से वो सीखता है वो बिल्ली, इसी पर जो है ये नियम जो है आधारित है। अगला प्रश्न है कि सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? ठीक ना, ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, दूसरा ऑप्शन है सीखने की प्रगति के सूचक हैं, तीसरा ऑप्शन है सीखने के तथ्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, चौथा ऑप्शन है सीखने की रचनात्मक सूचक हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, जो कि सीखने की प्रगति का सूचक है। इसका व्याख्या है कि सीखने की गति की सूचक सीखने के वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है, क्योंकि सीखने की मौलिकता जो है तथ्यात्मक एवं रचनात्मक सृजनात्मक कार्यों से संबंधित है, अतः सीखने के वक्र जो है सीखने की प्रगति का सूचक है। यानी कि हम लोग जो सीखते हैं वो किस प्रकार से सीखते हैं, यही चीज पूछ रहा है। तो उसमें क्या है कि मौलिकता है, तथ्यात्मक है, यानी कि वो किसी न किसी तरह से कार्य कर रहा है, क्रिएटिविटी है, और जो है उसमें अलग चीज जो है करने का भी जो है क्षमता है, तभी वो किसी चीज को सीख पाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत का जो ऑप्शंस दिया गया है वो है डलार्ड और मिलर के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बांडुरा और वाल्टर, तीसरा ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, चौथा ऑप्शन है यूंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है बांडुरा और वाल्टर ने जो है ये व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है दिया था। इसका व्याख्या है बांडुरा और वाल्टर जो है व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है बांडुरा और वाल्टर के द्वारा जो है 1977 में दिया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये जो मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है ये किस में प्रयोग होता है? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व, तीसरा है अधिगम, चौथा है नैतिकता। तो जो इसका सही आंसर है वो है अधिगम। अधिगम में जो है मिरर ड्राइंग परीक्षण का उपयोग किया जाता है, और ये जो है अधिगम या सीखने के मापन हेतु इसका प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ प्रयुक्त लिखा गया है लेकिन ये प्रयुक्त है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, ठीक ना। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है माध्यिक प्रसार क्षेत्र, औसत विचलन, और चौथा ऑप्शन है मानक विचलन। जो इसका सही आंसर है वो माध्यिक। माध्यिक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति
एक सांख्यिकी विधि है जिसके द्वारा स्कोर के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है। इसके अंतर्गत मध्य या माध्यिका बहुलक जो है आते हैं। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, यानी कि यहाँ जो ऑप्शंस दिया गया है इसमें से कौन अलग है। पहला ऑप्शन है 16PF, दूसरा है TAT, तीसरा है क्लाउड पिक्चर टेस्ट, चौथा है ड्रा ए मैन टेस्ट। तो इसमें जो है अलग जो है वो है 16PF। तो ये क्यों अलग है, तो 16PF जो है अन्य 3 विकल्प जो TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रा ए मैन टेस्ट, ये तीनों जो है प्रक्षेपी तकनीक है, जबकि 16PF जो है कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है जो कि प्रक्षेपी नहीं है। इसको भी याद रखिएगा कि कौन कौन तरह का टेस्ट है, क्योंकि हो सकता है प्रश्न को जो है अलग तरह से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद है अगला प्रश्न की विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। जो विकासात्मक कार्य था इसका जो है प्रतिपादक कौन थे, तो जो पहला ऑप्शन है वो है हैविगर्स्ट, दूसरा है हॉलिंगवर्थ, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है हॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो है हैविगर्स्ट। इसमें जो है व्याख्या है कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है रॉबर्ट हैविगर्स्ट हैं। चौथा प्रश्न, इसके बाद का जो प्रश्न है वो है सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। तो जो इसका पहला ऑप्शन है टॉरेंस, दूसरा है मैरीफील्ड, तीसरा है पोल ब्रूस और चौथा है केंट। तो इसका सही आंसर है टॉरेंस। तो टॉरेंस जो है सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण टॉरेंस द्वारा 1971 में किया गया है, जिसका अत्यधिक व्यापक प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, यानी कि अधिगम यानी कि लर्निंग जो है उसके नियमों से जो है कौन सा जो है इनमें से है। तो जो पहला ऑप्शन है प्रभाव का नियम, दूसरा है अभिवृत्ति का नियम, तीसरा है समानता का नियम, चौथा है सहचारी अंतरण का नियम। तो जो सही आंसर है वो है प्रभाव का नियम जो है अधिगम के प्राथमिक नियमों में से जो है एक है। तो इसका व्याख्या है कि प्रभाव का नियम जो है अधिगम के 3 प्राथमिक नियम थांडाइक द्वारा दिए गए थे, जिनमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम था। ये 3 नियम जो है थांडाइक के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। तो जो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रयोगीकरण, दूसरा है केस अध्ययन, तीसरा है सर्वेक्षण, चौथा है अंतर्दर्शन। तो जो इसका सही आंसर है वो है केस अध्ययन। यही जो है अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। तो केस अध्ययन जो है ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है, यही चीज है इसमें लिखा हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जो इसका ऑप्शन है, पहला है स्मृति, दूसरा है चिंतन, तीसरा है अधिगम अंतरण, चौथा है बौद्धिक विकास। तो जो इसका सही आंसर है वो है अधिगम अंतरण। इसमें क्या होता है कि किसी जो है अधिगम में जो है एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में जो है उसके सीखने में, यानी कि जो वो सीखा है उसका जो है दूसरे में प्रभाव पड़ता है। तो अधिगम अंतरण जो है एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करना अधिगम अंतरण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है, यानी कि जी वाल्स महोदय के अनुसार जो है क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मक चिंतन का जो है पहला चरण कौन सा है। तो जिसका ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है उद्भासन, दूसरा है उद्भव, तीसरा है मूल्यांकन, चौथा है उपक्रम। तो इसमें जो है ऑप्शन 4 जो है ये सही आंसर है। उपक्रम
जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण है, यानी कि इनके अनुसार जो है और भी चरण बताए गए हैं। उसमें से है पहला है उपक्रम, दूसरा है उद्भव, तीसरा है उद्भाषण और चौथा है मूल्यांकन। यानी कि जो सृजनात्मकता जो होगा उसका जो पहला चरण जो होगा वो क्या होगा, उपकरण होगा, उपक्रम। इसके बाद उद्भव, इसके बाद उद्भाषण और अंतिम में जो है मूल्यांकन होता है। फिर अगला प्रश्न है कि डैश ने प्रयत्न यहाँ पर प्रयत्न है एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जिसका ऑप्शन है पहला है हेगार्टी, दूसरा है पावलोव, तीसरा है थॉर्नडाइक और चौथा है रॉस। तो जिसका सही आंसर जो होगा वो तीसरा होगा, वो है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ही जो है ये प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया था। तो थॉर्नडाइक के प्रयास और भूल का सिद्धांत जो है प्रतिपादन 1898 में किया था और ये प्रयोग जो है बिल्ली पर किया गया था। ये डेट्स नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप ये याद रखिए कि ये प्रयोग जो है किस पर किया गया था। इसके बाद है अगला प्रश्न कि व्यक्ति के अंतर्गत जो है उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। उक्त परिभाषा किसने दिया था? तो ये इसका पहला ऑप्शन है वो है एस फ्राइड, दूसरा है M.L. मन, तीसरा है G.W. ऑलपोर्ट, चौथा है J.E. डेसिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है G.W. ऑलपोर्ट। इन्होंने ही जो है ये जो है परिभाषा दिया था। और G.W. ऑलपोर्ट यह परिभाषा ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व के संबंध में 1937 में दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सीखने में पलायन आधारित है। अगर हम लोग सीख रहे हैं तो किस पर जो है आधारित है पलायन? तो इसका पहला ऑप्शन है नकारात्मक पुनर्बलन पर, दूसरा है सकारात्मक पुनर्बलन पर, तीसरा है विलंबित पुनर्बलन पर, चौथा है पुनर्बलन की निष्क्रियता। इसका जो सही आंसर है वो है नकारात्मक पुनर्बलन पर। सीखने में पलायन जो है नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। उदाहरण के लिए जो है यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो वो जो है विद्यालय कभी कभी अथवा नहीं आते हैं। यानी कि सीखने के क्रम में अगर वो भाग जाता है या किसी कारण से बीच में छोड़ देता है तो ये एक तरह का जो है नकारात्मक पलायन है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि भाषा का वह घटक जो व्यक्ति की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो इसका ऑप्शन है पहला है व्याकरण, दूसरा है अर्थ विज्ञान, तीसरा है स्वर विज्ञान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है स्वर विज्ञान। यानी कि भाषा जो है, लैंग्वेज जो है घटक, भाषा का कौन सा घटक है जो कि ध्वनि की गति के अनुक्रम, संरचना एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, तो वो है स्वर विज्ञान में जो है इसका चर्चा किया जाता है। तो इसका जो व्याख्या है वो है भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग करीब 20 से 25 प्रश्न को जो है देख चुके हैं। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है अब तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।